नमस्कार दोस्तों, प्रिस्कार क्लासेस सरदार सर के यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। हमने पिछले 5 वीडियोज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स के बारे में चर्चाएं की थी। आज ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अंतिम पार्ट है जिसमें 5 या 6 रूल बचे हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं फटाफट ज़्यादा बातें नहीं करते हुए अपने रूल पे आ जाता हूँ ताकि आज इस चैप्टर को हम क्लियर कर सकें, क्योंकि आगे बहुत से चैप्टर ऐसे हैं जिनको अभी हमें क्लियर करना है। तो एक नया रूल आपके सामने मैं पुटअप कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो रूल है इसमें मैं आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ। ए लार्ज नंबर ऑफ ए ग्रेट number of a large number of a great number of a number of। तो लास्ट जो स्ट्रक्चर है वो मैं लिख रहा हूँ लार्ज नंबर्स ऑफ। शायद आपने चारों स्ट्रक्चर को ध्यान से देखा होगा। ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। लेकिन आपने शायद यहाँ पे फोकस किया होगा कि मैंने यहाँ पे नंबर न लिखे, नंबर्स लिखा है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको 2 प्रकार से पूछा जाता है। ऑप्शन के रूप में भी पूछा जाता है, चॉइस भी डाली जाती है। बैंकिंग है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनमें फाइंड एरर से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन में इस स्ट्रक्चर की भूमिका बहुत बड़ी हो जाती है। हो सकता है कि वो अपन को जो एरर खोजने के बारे में कहें वहाँ लार्ज के बाद ओनली नंबर ही डाल दिया जाए। अगर यहाँ पे ए आ गया नंबर रहेगा, अगर ए हट गया तो यहाँ पे नंबर जो हो जाएगा। शायद इस स्ट्रक्चर के बारे में आप ध्यान से इसको नोट आपने कर लिया होगा। ये भी मैं बता दूं कि ए आता है तो इसको सिंगुलर रखा जाता है। जैसे ही ए को हटाया गया नंबर है वो प्लूरल रूप में आ जाता है, नंबर जो हो जाता है। अब ये तो थी 4 स्ट्रक्चर की बात। अगर इन 4 स्ट्रक्चर की बात मैं करूं तो इनके बाद आपको पता है डेफिनेटली नाउन आएगी। उस नाउन की ही हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे मैंने एक नाम बोला ए लार्ज नंबर ऑफ, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि इसके बाद कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर या प्लूरल। तो इन स्ट्रक्चर के बाद जो नाउन आएगी वो कंफर्म है काउंटेबल आएगी, यानी जो भी नाउन आएगी काउंटेबल आएगी और काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी, नहीं कि सिंगुलर। क्योंकि नाउन के 2 रूप होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन तो डेफिनेटली सिंगुलर होती है, बट जो काउंटेबल नाउन होती है उसके 2 प्रकार होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो इनके बाद जो नाउन आएगी वो काउंटेबल आएगी और काउंटेबल प्लूरल आएगी। अगर नाउन काउंटेबल प्लूरल है तो हमें पता है कि इसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही आएगी, यानी कि प्लूरल वर्ब, प्लूरल नाउन। और यही तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिमांड करता है हमसे। इन स्ट्रक्चर के बारे में एक बात और मैं लिख दूं यहाँ पे। इन स्ट्रक्चर के बाद जो भी नाउन आएगी वो हमेशा अनिश्चित संख्या की ओर इंडिकेट करेगी, यानी इनके बाद इन नाउन से पहले ये जो स्ट्रक्चर आते हैं ये हमेशा संज्ञा के अनिश्चित संख्या के बारे में ही चर्चा करते हैं। चारों स्ट्रक्चर हैं। बहुत सी विद्यार्थियों के दिमाग में ये भी होता है कि इनका हिंदी अर्थ क्या है, क्या अलग अलग है या एक ही है। नहीं, इन चारों का एक ही हिंदी अर्थ होता है, वो होता है बहुत सी संख्या, यानी संख्या में बहुत अधिक ही इनका होता है। बहुत से, बट मात्रा में नहीं, बहुत से संख्या में। तो ये जो चारों स्ट्रक्चर हैं इनके बाद हमने देखा काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी और वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। एक चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि इनके बाद जो नाउन की संख्या है वो अनिश्चित होती है। अब मैंने जो चारों स्ट्रक्चर हैं उनको एग्जाम्पल के माध्यम से आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। आप नोट डाउन करने चाहें रूल्स को तो साथ साथ आप लिख भी सकते हैं। अगर आप इनको समझना चाहें, पढ़ना चाहें तो आप इनको लर्न भी कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं साथ साथ में। जब मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ तो आप भी अपने नॉलेज को चेक कीजिएगा। आपका पूरा फोकस एग्जाम्पल पे होना चाहिए कि क्या मैं एग्जाम्पल में कहीं गलती तो नहीं कर रहा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स
is are working, a large number of doctors is are working as corona warriors now a days। ये आपके सामने पूरा एग्जाम्पल रखा मैंने। आपको देखना है कि क्या मैंने नाउन का सही इस्तेमाल किया है। अगर नाउन सही है तो आगे आने वाली वर्ब है उसमें इज आएगा या आर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैं तब तक लिख लेता हूँ, आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िएगा और इस एग्जाम्पल की महत्ता को भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने आज इस दिन ये एग्जाम्पल क्यों पुटअप किया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ए ग्रेट number of students has passed the class। दोनों एग्जाम्पल को देखिएगा। अगर एग्जाम्पल सही है तो आप सोच लीजिएगा हाँ इसमें कोई त्रुटि नहीं है या फिर कोई भाग इसका पार्ट गलत नहीं है। हो सकता है कि मैंने एग्जाम्पल को गलत भी लिखा हो ताकि आपने जो ऊपर रूल पढ़ा उसके अनुसार एनालिसिस कर सके कि कौन सा पार्ट मैंने गलत किया है। अगर पहले एग्जाम्पल की अपन बात करें तो सबसे पहले मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा, ए लार्ज नंबर ऑफ, कन्फर्म है ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी। हमने देखा डॉक्टर्स, हाँ काउंटेबल प्लूरल नाउन है तो नाउन का सही तरीके से इस्तेमाल किया गया। हमें वर्ब का चयन करना है तो हमें पता है कि अगर वर्ब प्लूरल हो, नाउन प्लूरल हो तो आने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगी। तो इस सेंटेंस में आर का प्रयोग होगा और अभी अपना सेंटेंस एकदम से करेक्ट है। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़े, ए ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिएगा ए ग्रेट नंबर ऑफ स्ट्रक्चर है वो अपने बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन की डिमांड करता है और ये नाउन इसके इस रूल को पूर्ति नहीं कर पा रही है। हाँ ये तो है कि नाउन काउंटेबल है बट इसका सिंगुलर रूप रखा गया तो ये जो स्टूडेंट है वो मैंने यहाँ पे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया। तो सोचिएगा क्या आएगा, शायद आपके दिमाग में ये बात उठ रही है कि सर स्टूडेंट नहीं, इसकी जगह आप एस लगा के स्टूडेंट्स बनाइए। ठीक है, स्टूडेंट्स हो गया। इसके बाद अगर ये नाउन प्लूरल है तो आने वाली जो वर्ब है उसका रूप भी हमें प्लूरल रखना होगा तो हैज की जगह प्रयोग होगा हैव का। अब ये अपना जो पूरा सेंटेंस है वो क्लियर है। तो इस प्रकार चारों स्ट्रक्चर हैं, नाउन काउंटेबल प्लूरल आएगी, इनके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल आएगी। एक बात में मैं बार बार आपके सामने कह रहा हूँ कि ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं अपने बाद आने वाली जो नाउन की संख्या है वो है तो बहुवचन लेकिन एन निश्चित संख्या की ओर इशारा करते हैं क्योंकि ये वर्ड आगे जाके हमारे और भी काम आएगा। अब मैं नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ता हूँ। ये जो रूल आपके सामने मैंने लिखा है इसका एक अपवाद भी है, इसके कंडीशंस और भी है, उसके बारे में इस रूल के तुरंत बाद में चर्चा करूँगा। तो ये जो जितने भी सेंटेंस या स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिखे शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी एग्जाम्पल में आप सही तरीके से समझ नहीं पाए या फिर कोई क्लियर नहीं हुआ तो आप YouTube चैनल हैं उनमें कमेंट बॉक्स में जाएं और वहां जाकर आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, अपने संशय को दूर भी कर सकते हैं। और अगर कोई टॉपिक अच्छी तरह से समझ में कोई रूल नहीं आया तो आप उसमें यह भी लिख सकते हैं कि सर ये रूल समझ में नहीं आया, तो कोई नेक्स्ट वीडियोज़ में आपके सामने उसको क्लियर कर दिया जाएगा। अब मैं बात कर रहा था पिछले रूल की, तो उस रूल में एक कंडीशन और है, तो उस कंडीशन को यहाँ में नोट लगा के यानी जिसको हम टिप्पणी विशेष के रूप में लेते हैं समझाना चाहूँगा। पिछले स्ट्रक्चर मैंने लिखे थे ए ग्रेट नंबर आओ, ए लार्ज नंबर आओ, ए नंबर आओ और एक लिखा था लार्ज नंबर जाओ। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और लिखने जा रहा हूँ द नंबर आओ। कन्फ्यूजन नहीं होना, नंबर आओ अब की बार फिर भी है। पिछला था ए ग्रेट नंबर आओ, ए लार्ज नंबर आओ, ए नंबर आओ, लार्ज नंबर जाओ, बट इसमें मैंने द का प्रयोग किया है, मैंने लिखा है द नंबर आओ। अब ये स्ट्रक्चर है वो उस रूल का से ही संबंधित है बट ये कंडीशनल है, ये अपने एक सामने एक शर्त लागू करता है। तो द नंबर ऑफ स्ट्रक्चर आता है तो नंबर ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो नाउन आएगी वैसे नहीं सोचना कि अनकाउंटेबल आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगी, नहीं, नाउन आएगी वो काउंटेबल प्लूरल ही आएगी, यानी कि काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज होगा। तो फिर डिफरेंस कहाँ हुआ? डिफरेंस यहाँ हुआ
कि नाउन काउंटेबल प्लूरल आएगी, बट इनके बाद जो आने वाली वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, आने वाली वर्ब है वो सिंगुलर आएगी। तो इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। अब वर्ब सिंगुलर क्यों आई, मैं इसलिए बता दूं कि ये जो स्ट्रक्चर है वो अपनी जो नाउन की संख्या है वो निश्चित संख्या की ओर इशारा करता है। द नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, अनिश्चित संख्या बता रहा था, लेकिन द नंबर ऑफ लगते ही ये जो नाउन की संख्या है वो निश्चित संख्या की ओर इशारा करता है, और निश्चित संख्या होने की वजह से या सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन क्लियर कर लेते हैं। आप ध्यान से देखिएगा जो एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, अगर कहीं मैं गलती कर रहा हूँ तो उस पार्ट पे आप नज़र रखिएगा, क्योंकि हम सही भी करेंगे। अगर सेंटेंस करेक्ट चल रहा है तो फिर आप इसमें राइट का मार्क्स रखेंगे कि सेंटेंस है वो सही चल रहा है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स have paid their fees yet। ये एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखा। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पेड देयर फीस yet। अब हमको ये देखना है कि इस एग्जाम्पल में कहीं मैंने कोई पार्ट गलत तो नहीं किया है। हाँ, सबसे पहले स्ट्रक्चर को जरूर देखिएगा। द नंबर ऑफ, हाँ द नंबर ऑफ है वो संख्या तो बताता है लेकिन निश्चित संख्या को बताता है, और दो नंबर ऑफ डिमांड करता है कि मेरे बाद आने वाली जो नाउन है वो प्लूरल होगी, काउंटेबल होगी। हमने प्लूरल नाउन का ही यूज किया है, बट अंतर ये है ये नाउन प्लूरल रहेगी बट आने वाली जो वर्ब है वो सिंगुलर रहेगी। तो इसमें अपन हैव की जगह हैज का यूज करेंगे, और हैज इस सेंटेंस को एकदम से करेक्ट ठहरा देता है, सही ठहरा देता है। अगर मैं यहाँ से द को हटा दूँ, यहाँ पे कर दूँ ए नंबर ऑफ, तो ये फिर इन विद्यार्थियों की संख्या अनिश्चित हो जाती है और वो हैज की जगह हैव लेगा। बट द नंबर ऑफ है तो कन्फर्म है कि यहाँ पे हैज का प्रयोग होगा। ये पिछला जो हमारा रूल था उसकी एक कंडीशन है, अपवाद आप मान सकते हैं, वो सभी अनिश्चित संख्या को दर्शाते हैं, ये निश्चित संख्या को दर्शाते हैं। तो शायद आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा। एग्जाम की दृष्टि से ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते और उसकी बदौलत कई बार अपना जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसको अपन भूल करके और गलत कर देते हैं, और एक छोटी सी भूल बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। तो कृपया जब एग्जाम का टाइम हो तो आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से फोकस करके अपने क्वेश्चन को हल करें। चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं हम। आगे वाला जो रूल है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट इजी सा रूल है, बड़ा शानदार है। तो उस रूल की तरफ अपन जाएं तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ नन, मैंने दिया नन, फिर नीचे मैंने लिखना चाहूँगा नन आओ, नन आओ, फिर मैंने लिखा नन आओ, यानी कि ये तीन स्ट्रक्चर मैंने बना लिए हैं, नन, नन आओ, नन आओ। तो आप सोचेंगे कि नन आओ दो बार क्यों, दो का भी यूज होगा, इसको भी हम क्लियर करेंगे। जो नन आओ है इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है। नन आओ के बाद प्रोनाउन का भी यूज हो सकता है। एक नन आओ मैं और लिख देता हूँ, नन आओ के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन का यूज भी हो सकता है। तो नन आओ के बाद यहाँ पे काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आ सकती है। तो तीन कंडीशन हमारे सामने बनी। पहले नन आओ में मैंने लिखा कि नन आओ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ सकती है, नन आओ के बाद प्रोनाउन का भी यूज हो सकता है प्लूरल का, नन आओ के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन भी आ सकती है। और नन है वो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में भी स्वयं भी काम कर लेता है, क्योंकि ये प्रोनाउन का रूप कई बार धारण कर लेता है। अगर हम इन सभी की बात करें, अनकाउंटेबल नाउन डेफिनेटली सिंगुलर होती है, यहाँ पे मैंने प्लूरल नाउन की बात की है। तो ये जो जितने भी स्ट्रक्चर बन रहे हैं ये तीनों एक ही कंडीशन की तरफ इशारा करेंगे, चाहे नाउन सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे प्लूरल काउंटेबल हो, चाहे अनकाउंटेबल हो, चाहे प्रोनाउन हो। याद रखिएगा इनके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर ही होगी, प्लूरल नहीं होगी। इनके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, प्लूरल नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम इन चारों कंडीशंस को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल में आपके सामने
पुट अप कर रहा हूँ। आप अपने आंसर का चयन कीजिएगा। शायद आप रेडी हैं। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा, नन हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। आप अपने आंसर की तरफ देखिएगा कि इसमें कौन सा आंसर है वो सही होगा। दूसरा सेंटेंस में लूँगा, नन ऑफ देम हैज़ या हैव, नन ऑफ देम हैव स्टॉलन माई बुक। ये मैंने लिया दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, नन ऑफ द मनी वॉज या वर वेस्टेड। तीसरा फिर एग्जाम्पल आपके सामने मैं लेना चाहूँ, नन ऑफ द बॉयज हैज़ या हैव, none of the boys has या have done his homework। ये चार एग्जाम्पल हमारे सामने आ जाते हैं। मैंने चारों में सिर्फ सही वर्ब का चयन करने के लिए आपको कहा है। अगर इन चारों एग्जाम्पल को ध्यान से देखें, यहाँ पे नन है सब वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। तो मैंने ये कहा था कि नन के बाद याद रखिएगा, चाहे नन किसी भी रूप में आए, नन के बाद आने वाली जो वर्ब है वो डेफिनेटली सिंगुलर होगी। तो पहला जो अपना एग्जाम्पल है, नन हैज आएगा या हैव आएगा, सोच लीजिएगा 1 मिनट के लिए, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं है। शायद आपने सोच लिया और मेरा पेन धीरे धीरे हैज की तरफ जाएगा, क्योंकि अभी हमने यही बात की है कि नन के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। फिर मैंने लिखा नन ऑफ, इसके बाद जो देम है वो प्रेनाउन के रूप में आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि नन ऑफ के बाद प्रेनाउन भी आ सकता है। लेकिन इतना याद रखिएगा, नन ऑफ आया है तो ऑफ के बाद जो प्रेनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, न कि सब्जेक्टिव केस में आएगा। नन ऑफ देम क्लियर है, नन अगर आया है तो जो वर्ब आनी है वो डेफिनेटली सिंगुलर ही आनी है। उसके बाद मैंने लिखा नन ऑफ द मनी, जो इस रूल की तरफ इशारा कर रहा है कि नन ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकती है। तो इसमें जो मनी लिखना था मेरे को, नन ऑफ द मनी वोज या वर्ब, तो यहाँ मैं देना चाहूँगा वोज। अगर आगे बढ़े, नन ऑफ द बॉयज काउंटेबल प्लूरल नाउन है। हो सकता है कि नाउन तो काउंटेबल प्लूरल हो, बट नन के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही सिंगुलर ही आएगी। तो इस प्रकार चाहे आप कुछ भी लिख लो, नन ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ द गर्ल, नन ऑफ द बॉयज, नन ऑफ द फार्मर्स, चाहे आप काउंटेबल ले लो, प्लूरल ले लो, अनकाउंटेबल ले लो, प्रेनाउन ले लो, बात एक ही है, इनके बाद जो वर्ब आएगी हमेशा ही सिंगुलर आएगी। तो बस एक सीधा सा सूत्र याद रखिएगा, नन ऑफ से सेंटेंस की शुरुआत हो रही है तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रूप में आएगी। तो ये एक आसान सा एक रूल था जो आपके अच्छी तरह से शायद समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं भी दिक्कत हो तो आप दोबारा कमेंट बॉक्स में जाकर, मैंने पहले ही कहा है, कहीं भी कंफ्यूज हो तो अपने कंफ्यूज को दूर करने के लिए आप बेफिक्र होकर उसमें कमेंट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि सर ये चीज़ हमारी समझ में नहीं आई। लेकिन मैं आपको जहाँ तक सवाल है टेक्स्ट बुक पढ़ने की ही हिदायत दूंगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ही जो बातें होती हैं वो क्लियरली स्पष्ट होती हैं, करेक्ट होती हैं। हम आते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रूल है। मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, नाउन प्लस नाउन, ये एक नाउन फ्रेज बन जाती है। अगर आपको किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट इस रूप में मिले, जैसे द टाइपिंग, एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल, द टाइपिंग ऑफ द लेटर्स इज या आर ओवर। आपको कंफर्म करना है इज आएगा या आर आएगा। अगर इसमें रूल की बात करूं तो थोड़ा सा बीच में समझा देता हूं। देखिए, पहला नाउन आएगा द टाइपिंग, उसके बाद बीच में अव आ गया,
फिर दूसरा नाउन आ गया, ये स्ट्रक्चर अपना क्लियर हो जाता है। नाउन आओ नाउन, तो इसमें आपको ये तय करना है, नाउन हमारे पास दो हो गई, टाइपिंग हो गया, लेटर्स हो गया, आपको मुझे बताना है इज का प्रयोग होगा या आर का। अगर टाइपिंग नाउन माने तो इज आएगा, लेटर्स माने तो आर आएगा। आप अपने दिमाग में दबाव डालिएगा, तब तक मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आपके सामने रख देता हूँ। जैसे वर्ड लिया मैंने, द हाउसेस ऑफ दिस विलेज, द हाउसेस ऑफ दिस विलेज इज आर नीडेड repairing. सेंटेंस में लिखा, द हाउसेस ऑफ दिस विलेज इज या आर नीडेड रिपेयरिंग। देखिएगा कि इसमें भी मैंने दो नाउन को काम में लिया है, द हाउसेज नहीं हाउसेज, दूसरा नाउन मैंने लिया दिस विलेज। अब आपको ये ही तय करना है कि इस प्रकार का स्ट्रक्चर यदि मिलता है तो जो आने वाली वर्ब है उसका प्रयोग किस नाउन के अनुसार करें। तो उस रूल को मैं ऊपर कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो फर्स्ट नाउन के अनुसार आएगी या सेकंड नाउन के अनुसार आएगी, सोचिएगा थोड़ा सा एक सेकंड के लिए। हाँ क्लियर, सही बोल रहे हो। अगर ये वर्ब है वो मेरा पेन आगे की तरफ जा रहा है तो मतलब फर्स्ट नाउन के अनुसार ही आएगी। अगर ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है नाउन आओ नाउन, तो जाने वाली वर्ब है वो फर्स्ट नाउन के अनुसार आएगी। सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेगी। चलिए इस रूल पे आते हैं। द टाइपिंग सिंगुलर है और सिंगुलर है तो डेफिनेटली इसमें प्रयोग होगा इज का। दूसरा मैंने लिया द हाउसेज ऑफ दिस विलेज, इसका पहला नाउन है वो हाउसेज है और हाउसेज है तो ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, इसमें आंसर आएगा आर नहीं कि इज। इस प्रकार अपना एक इजी सा ये रूल है वो क्लियर हो जाता है। नाउन और नाउन, ये अपना एक नाउन फ्रेज बनेगी, स्ट्रक्चर बनेगा जिसमें आने वाली वर्ब है वो फर्स्ट नाउन के अनुसार आएगी। हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक जो सामान्य कॉमन रूल था, शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई भी इंग्लिश का ऐसा रूल नहीं जिसको हम समझ नहीं पाए। अगर हम समझने की कोशिश नहीं करें तो बात अलग है। जैसे मैथ रूल बाय रूल आगे बढ़ती है, उसी तरह इंग्लिश भी रूल बाय रूल आगे की तरफ बढ़ती है। नेक्स्ट रूल पे मैं आता हूँ। नेक्स्ट रूल बड़ा ही है कि इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे मैं कुछ वर्ड आपके सामने लिखना चाहूँगा। मैंने लिखा पुअर, मैंने लिखा ब्लाइंड, मैंने लिखा रिच, मैंने लिखा अनएम्प्लॉयड, मैंने लिखा इंडियन, जर्मन, और भी वर्ड आ सकते हैं, इंडियन, जर्मन, जापानीज, चाइनीज़ या इंग्लिश या फ्रेंच, इस प्रकार ये जितने भी वर्ड मैंने लिखे, एक दो वर्ड और पुटअप कर देता हूँ। मैंने एक वर्ड लिखा डेफ, एक वर्ड लिखा डम। आप डेफिनेटली कहेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि ये वर्ड किस ओर इशारा कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर ये तो डम, डेफ, पुअर, ब्लाइंड, रिच जैसे धनवान लोग, अंधा व्यक्ति, गरीब लड़का, बहरा, गूंगा लड़का, तो आप कहोगे कि किसी नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड है। अगर कोई भी वर्ड नाउन की विशेषता बताता है डेफिनेटली वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। ये सभी विशेषण हैं। फिर नीचे दो तीन वर्ड और दिए मैंने, इंडियन, जर्मन, और मैं कहूँ तो जैपनीज, चाइनीज, फ्रेंच, इंग्लिश। तो आप कहेंगे ये सब तो वो है सर जो राष्ट्रीयता सूचक हैं, यानी राष्ट्र की कोई बारे में बता रहे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बता रहे हैं। हाँ, मैं इसी रूल की बात कर रहा हूँ। अगर आपको कोई एडजेक्टिव मिले, यानी कि जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट एडजेक्टिव, मैं इसको बार बार एडजेक्टिव बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ नए पढ़ने वाले बच्चे हों, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। एक दो वर्ड लिख रहा हूँ मैं, एक वर्ड ये लिखा, एक वर्ड ये लिखा, एक वर्ड ये लिखा, तो आप ध्यान से देखिएगा। हम इसको एडजेक्टिव एजोर्न, एडजस्ट उच्चारण से पुकारते हैं। मतलब अगर किसी भी वर्ड में डी और जे एक साथ आए, डी जे, इसमें भी देखिए डी जे, इसमें भी देखिए डी और जे, तो उस वर्ड में जो डी लेटर है वो साइलेंट रहेगा, उसका उच्चारण नहीं होगा। तो इसलिए इसको बोलेंगे
एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव, इसको बोलेंगे एजोन नॉट एडजोन, इसको बोलेंगे एडजस्ट नॉट एडजस्ट। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह अपना इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन है वो भी व्यक्ति की भाषा की पहचान होता है, इसको सही तरीके से यूज लें। तो अपना रूल ये चल रहा था कि अगर हमको कोई, जैसे ये एडजेक्टिव है, कोई एडजेक्टिव मिले या उस एडजेक्टिव के साथ हमें कोई, हिंदी में लिख देता हूँ, राष्ट्रीय सूचक शब्द, यानी राष्ट्र को और इशारा करने वाला कोई राष्ट्रीय सूचक शब्द, जैसे कितने भी हो सकते हैं, इंडियन, जर्मन, जापानीज, चाइनीज, इंग्लिश, कुछ भी। अगर ये रूल एडजेक्टिव राष्ट्रीय सूचक शब्द मिले, इनसे पहले अगर हमको आर्टिकल दे मिल जाए तो ये एडजेक्टिव और राष्ट्रीय सूचक शब्द नाउन का रूप धारण कर लेते हैं, और वो भी नाउन बनेगी प्लूरल नाउन, यानी कि इनसे पहले आर्टिकल दे आप लगा देंगे तो ये प्लूरल नाउन का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा डम, तो मैं लिख सकता हूँ डैडम। जैसे मैंने लिखा डेफ, मैं लिखूँगा दे डेफ। जैसे मैंने लिखा पुअर, मैंने कर दिया दे पुअर। जैसे मैंने किया इंडियन, मैंने कर दिया द इंडियन, तो इंडियन का मैंने कर दिया द इंडियन, द इंडियन। जैसे मैंने किया जमन, तो मैंने कर दिया जे जमन। तो ध्यान से देखिए, ये सभी जो एडजेक्टिव हैं ये और भी हो सकते हैं, इतने ही नहीं है, कोई विशेषण, यानी कि अनएम्प्लॉयड लिखा था, द अनएम्प्लॉयड हो जाएगा। एडजेक्टिव या राष्ट्रीयता सूचक शब्द से पहले आर्टिकल द का यूज कर दिया जाए तो ये जो आर्टिकल है वो यहाँ नाउन का रूप धारण कर लेता है, और जो नाउन है वो प्लूरल नाउन बनेगी। तो अगर नाउन प्लूरल है तो इनके बाद जो आने वाली वर्ब है वो भी डेफिनेटली प्लूरल ही होगी। जैसे अपन एक दो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे मैंने लिखा द पुअर इज आर लीड ए मिजरेबल लाइफ। मैंने लिखा द पुअर इज आर लेड ए मिजरेबल लाइफ। या फिर मैं अनएम्प्लॉयड का लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल, सॉरी मैं इन दो तीन को नीचे साफ कर देता हूँ। द अनएम्प्लॉयड, दूसरा एग्जाम्पल, द अनएम्प्लॉयड इज आर रेस्टलेस। एक एग्जाम्पल रो लेता हूं मैं, द जर्मन इज आर लेबोरियस, यानी मेहनती, कठिन परिश्रम करने वाले। तो पहला जो अपना एग्जाम्पल है द पुअर है, तो अगर मैं अकेला पुअर लेता तो कन्फर्म है ये एडजेक्टिव होता, और एडजेक्टिव किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता। तो मैंने द लगा दिया तो ये प्लूरल प्लूरल नाउन का रूप धारण कर लिया, और द रूप पुअर प्लूरल है तो डेफिनेटली इसके साथ उत्तर आएगा आर। मैंने लिखा द अनएम्प्लॉयड है वो बेरोजगार लोगों का एक ग्रुप बन गया, प्लूरल नाउन बन गई, तो इसके साथ आएगा आर। मैंने लिखा द जमन करते ही ये प्लूरल नाउन बन जाती है और इसके साथ आएगा आर। तो डेफिनेटली आपने इस रूल को अच्छी तरह से समझा होगा। यानी कि फिर एक बार कह दूं, कोई भी एडजेक्टिव या राष्ट्रीय सूचक शब्द उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है तो हमेशा प्लूरल नाउन का रूप धारण करता है, और उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो भी प्लूरल रूप में ही आती है। इसके बाद एक छोटा सा रूल और बचा है, उस रूल में आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। यानी कि टाइम अपने पास बहुत कम है, बस 2 रूल इंग्लिश के बचे हैं और 2 सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उन दोनों रूलों को आपके सामने मैं फटाफट क्लियर कर देता हूँ ताकि इसी वीडियो में ये चैप्टर है वो क्लियर हो जाए। जो नेक्स्ट रूल है अपना, उस नेक्स्ट रूल में फटाफट आता हूँ। जैसे मैं एक फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, ये अपना हुआ रूल। इस फॉर्मूले में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मान लीजिए कि हमको कोई मिलता है रिलेटिव प्रोनाउन, और आपको पता ही है रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट, इनमें से कोई यूज में आता है। मैं रूल पहले आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा कि कोई रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है हु, हुज, हुम, विच, दैट, और रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है। ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहा हो और इसके बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना हो, तो ये जो वर्ब है वो इस रिलेटिव प्रोनाउन से
पहले आने वाली जो नाउन है उसको कहते हैं एंटीसीडेंट। उस नाउन के अनुसार इस वर्ब का प्रयोग होगा। एंटीसीडेंट नाउन का हिंदी अर्थ होता है पूर्ववर्ती संज्ञा। पूर्ववर्ती संज्ञा यानी कि हमें सेंटेंस मिलता है, सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन के द्वारा दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। वो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का यूज करना हो तो ये वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला जो एंटीसीडेंट है यानी कि पूर्वगामी या पूर्ववर्ती जो संज्ञा या कर्ता है या नाउन है उसके अनुसार प्रयोग होता है। ये पूरा रूल एग्जाम्पल के द्वारा क्लियर हो जाएगा। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देखता हूँ। जैसे मैंने लिया हेल्प द बॉय हु इज आर ब्लाइंड, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा आई टॉट a student whose father a doctor। ये अपने दो एग्जाम्पल हुए। पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा हेल्प द बॉय हु इज आर ब्लाइंड। आप देखिएगा ब्लैंक से तुरंत पहले हमें रिलेटिव प्रोनाउन मिला। अब हमें ये समझना है कि यहाँ हम वर्ब का प्रयोग किसके अनुसार करें। तो आपको याद रखना है अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन मिलता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब यूज होगी वो उससे पहले यूज होने वाले नाउन के अनुसार होगी। तो मैं हु से पहले बात करूं तो हु से पहले नाउन ये बॉय आई है तो ये अगर सिंगुलर है तो यहाँ सिंगुलर वर्ब आएगी। ये प्लूरल है तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगी। जैसे हेल्प द बॉयज तो आर होता, हेल्प द बॉय तो यहाँ पे प्रयोग होगा इज का। दूसरा सेंटेंस लेते हैं आई टॉट ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी को पढ़ाता हूँ हुज फादर ए डॉक्टर, जिसके पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो अगर ये हुज यहाँ पे आया और इसके बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना है तो आप फादर पे नहीं जाइएगा, आपको हुज से पहले जो नाउन आई है उसकी तरफ जाना है। यानी ए स्टूडेंट के लिए वहाँ पे नाउन यूज होगी। अगर ये नाउन प्लूरल हो तो आगे वर्ब भी प्लूरल आएगी, ये नाउन सिंगुलर हो तो आगे वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट सिंगुलर है तो यहाँ पे प्रयोग होगा इज का। आई टॉट ए स्टूडेंट हुज फादर, सॉरी इज आ रहे मैंने लिखा नहीं था, ए डॉक्टर। अगर ये जो रूल है उसके बारे में एक एग्जाम्पल आपके सामने में और रख देता हूँ, लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल, जिसके द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। यानी कि अपना रूल था दो सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन के जो बाद ऐसे जोड़ा जाता है तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन होता है उसका ग्रामेटिकल नेम एंटीसीडेंट होता है और एंटीसीडेंट का हिंदी अर्थ होता है पूर्ववर्ती संज्ञा या पूर्ववर्ती कर्ता, उसके अनुसार होगा। तो देखिए एक सेंटेंस अपन और ले लेते हैं। आई हैव sold the house which was या or I have sold the house which was ever built by you। सेंटेंस को देखिएगा, I have sold the house which was ever built by you। अब ये जो ब्लैंक आया है इसमें हमें वोज या वर का यूज करना है। वोज या वर का यूज करना है तो हमें देखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कौन सा रूल इसमें हम लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि जो ब्लैंक है इससे तुरंत पहले विच आया है और ये विच है वो दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इट मीन्स ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वो रूल ये कहता है कि विच के बाद या रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब है उसका प्रयोग विच से तुरंत पहले आने वाली नाउन के अनुसार होगा और उसका ग्रामेटिकल नेम होता है एंटीसीडेंट। और इससे पहली जो नाउन आई है वह है द हाउस और हाउस सिंगुलर है और हाउस सिंगुलर नाउन है तो इसके बाद डेफिनेटली जो वर्ब है वो आएगी वॉच। तो अपना पूरा सही आंसर हुआ आई हैव सोल्ड द हाउस विच वॉज बिल्ट बाई यू। तो ये अपना रिलेटिव प्रोनाउन का जो रूप है में जो अपन रूल पढ़ा वो कंप्लीट हो जाता है।
इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को करना न भूलें। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो, या आप लोगों को पसंद आए तो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारत।